नमस्कार, अनएडिटेड के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ईशा भंडारी और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण शर्मा। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि सत्ता तक पहुंचने के लिए कई सालों का संघर्ष, कड़ी मेहनत और कई इलेक्शन लड़ने पड़ते हैं। लेकिन भारत की राजनीति को देख करके पिक्चर बिल्कुल अलग दिखती है। भारत की राजनीति में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस सोच को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। सोचिए, एक नई पार्टी आई, पहली विधानसभा चुनाव लड़ा, पहली बार मुख्यमंत्री भी बन गए। आज हम बात करेंगे ऐसे ही नेताओं की जिन्हें हमने टर्म दिया है फर्स्ट टाइम लकी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम विजय की। विजय तमिलनाडु की सरकार में आए, पहली बार टीवीके का संगठन किया उन्होंने 2024 में। 2026 में विधानसभा चुनाव जीत गए, मुख्यमंत्री बन गए। तो वरुण, कैसे देखते हैं आप विजय का ये जीतना और पहली बार चुनाव लड़ करके सत्ता में आना, तमिलनाडु की एआईएडीएमके और डीएमके जैसी सत्ता को खत्म कर देना? बिल्कुल शुक्रिया ईशा, बहुत बहुत आपका। जैसा कि आपने कहा कि फर्स्ट टाइम लकी, तो जहाँ तक आपने विजय की बात की तमिलनाडु में, तो खैर उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो फर्स्ट टाइम लकी हैं। और पहला विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा जी। उनकी पार्टी ही, जैसा आपने बताया, उसकी स्थापना 2024 में हुई थी। फरवरी का मंथ था, अगर मुझे सही से याद हो तो। फरवरी 2024 में पार्टी का गठन हुआ और मई 2026 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। हाँ। तो एक तरीके से देखा जाए तो 2 साल से थोड़ा सा ऊपर का ही टाइम रहा और पहला चुनाव था। इससे पहले विजय की पार्टी ने टीवीके, उनकी पार्टी का नाम है तमिलगा वेत्री कड़गम, उसने कभी भी कोई चुनाव नहीं लड़ा था। और अब जब नतीजे आए तो विजय की पार्टी ने सबको चौंकाते हुए, जैसा आपने बोला अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में, जो आपने बोला कि एआईडीएमके और डीएमके के लगभग 6 दशक के जो एक तरीके से उनकी सत्ता थी 1967 से 1967 से लगातार तमिलनाडु में, उसका अंत करा। अब जहाँ तक बात है विजय की, 108 सीटें जीतना 234 की विधानसभा में कोई छोटी बात नहीं होती। साथ ही साथ 35% के ऊपर मत लाना, 1,77,00,000 के आसपास विजय और उनका जो सपोर्टर, एक सीट पे इंडिपेंडेंट को भी उन्होंने सपोर्ट किया था, तो सबका मिला जुला के जो वोट विजय के पक्ष में बैठता है वो लगभग 35% के ऊपर बैठता है, 1,77,00,000 के आसपास। तो विजय ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला था, और वो भी एक ऐसे प्रदेश में जहाँ पे शुरू से ही द्रविडियन राजनीति का बोलबाला रहा है, डीएमके और एआईएडीएमके का, जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। और आज जब हम ये लिख रहे हैं विजय ने जीता विश्वास मत, तो विजय ने जैसा कि उम्मीद थी, हालांकि सरकार बनने में बहुत जुगाड़, बहुत जोड़ तोड़, सब कुछ हुआ, कोई देगा समर्थन की नहीं देगा, ये सारी बातें हुई, लेकिन आखिरकार में आज अगर हम बात कर रहे हैं, विजय ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। 144 वोट, जो कि ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, विजय को प्राप्त हुए। 118 बहुमत का आंकड़ा है और 25 एआईएडीएमके के जो एमएलएज हैं, वेलुमणि और षणमुगम, जो उनके सीनियर लीडर्स हैं, उनके नेतृत्व में एडप्पाडी पलानीस्वामी, जो पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनके खिलाफ जाकर एआईडीएमके के जो 47 थे उसमें से 25 विधायक खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने विजय का समर्थन किया है। इस 144 में उन 25, लगभग जो 25 का आंकड़ा बताया जा रहा है, एआईडीएमके के जो विधायक हैं, रेबल विधायक हैं, वो हैं। और इसके अलावा जो डीएमके के सारे सहयोगी बारी बारी से, सिर्फ प्रेमलता विजयकांत की डीएमडीके को छोड़ के बाकी सारे जो डीएमके के अलायंस पार्टनर्स थे, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और वीसीके, विदुतलाई चिरुतैगल कच्ची जो पार्टी है, सब विजय के साथ चले गए। इसके साथ साथ
दिनकरन की पार्टी के जो एकमात्र विधायक थे अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम एएमएमके के, जिनको एक्सपेल भी कर दिया दिनकरन ने, उन्होंने भी विजय का साथ दिया। तो इस तरीके से विजय ने 144 मत पाकर विश्वास मत साबित कर दिया है और वो उन नेताओं की पंक्ति में शामिल हो गए हैं जिन्होंने पार्टी बनाई और चुनाव जीता और पहली बार में ही पार्टी बना के मुख्यमंत्री बने। जी बिल्कुल। वरुण, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें कि कौन ऐसे और लीडर्स रहे हैं जिन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की अपने पहले ही इलेक्शंस में, उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि हमने जैसे देखा कि एनटी रामा राव, उन्होंने क्या हम बोल सकते हैं इस ट्रेंड की शुरुआत की, जैसे तमिलनाडु में हम बात कर रहे हैं कि 9 महीने के अंदर सिर्फ उन्होंने अपना इलेक्शन जीता और वो भी ऐतिहासिक जीत थी। आंध्र प्रदेश के अंदर नन्मूरी तारक रामाराव ने जब तेलुगु देशम पार्टी का गठन किया था 1982 में किया था और 1983 में 9 महीने के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। तो वैसे देखा जाए तो विजय जो हैं सिने स्टार हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, उस तरीके से एनटीआर भी, जिनका चित्र भी यहाँ लगाया हुआ है, हमने फोटो भी लगाई है, वो भी तेलुगु सिनेमा के बहुत बड़े स्टार रहे और उनका भी सत्ता में आना उस समय बहुत हैरानी की बात थी, क्योंकि आंध्र प्रदेश की राजनीति में 1983 तक कांग्रेस को चैलेंज करने वाला कोई भी नहीं था। कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के अंदर तब तक रहे थे। तो एनटीआर ने ना केवल उस जिसे कहते हैं कांग्रेस की सुप्रीमेसी, जो उनका डोमिनेंस था, उसको आंध्र प्रदेश में तोड़ा और अपना जो उनका कैरिस्मा था, जो उनका पर्सनल टच था लोगों के साथ, जो जिस तरीके से वो भावनात्मक तौर पर लोगों के साथ जुटे हुए थे, उनके साथ जुड़े हुए थे, उसका भी फायदा एनटीआर को मिला और 201 सीटें लेकर आए थे वो 294 की विधानसभा में। तो ये बहुत बड़ी जीत थी। हालांकि जैसा आपने कहा कि शुरुआत अगर मैं देखूं तो सबसे कम टाइम में अगर देखा जाए तो 9 महीने बहुत कम टाइम होता है। जी, ये बहुत जल्दी ही उन्होंने पार्टी बनाई और उसके अलावा पहला विधानसभा चुनाव लड़ा खुद भी और अपनी पार्टी को भी जो उन्होंने स्थापना की उसको लड़वाया भी और मुख्यमंत्री भी बने। तो बहुत कम समय में ये उन्होंने एक तरीके से उपलब्धि हासिल करी। जहाँ तक बात है, अगर हम सिने स्टार्स की बात कर रहे हैं तो एमजीआर पहले ऐसे मेगा स्टार थे भारत के इतिहास में जिन्होंने की मुख्यमंत्री का पद हासिल किया था। तो एनटीआर से पहले एमजीआर तमिलनाडु में मुख्यमंत्री 1977 में बन चुके थे। 1972 में उन्होंने एआईएडीएमके का गठन किया था और उसके बाद जो पहला चुनाव हुआ 1977 का विधानसभा चुनाव तमिलनाडु में, वहाँ 130 सीटें, हालांकि विजय चूक गए हैं बहुमत से, लेकिन एमजीआर बहुमत लेकर आए थे। पूर्ण बहुमत की सरकार एमजीआर ने एआईएडीएमके के नेतृत्व में बनाई। जी, तो वरुण, कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो आप लिस्ट बताइए उन नेताओं की जिन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और पहली ही में जीत हासिल कर? देखिए, 2 नाम तो हमने अभी ले ही लिए हैं। एक जैसा आपने आंध्र प्रदेश से बोला, एनटीआर का जिक्र किया, तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की 1982 में और 9 महीने के अंदर सत्ता में आ गए। इसके अलावा 1984 के लोकसभा चुनाव में भी टीडीपी ने बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। वो किस तरीके से, जब कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के निधन के बाद जो उनकी हत्या हुई, उसके बाद जो एक तरीके की वेव चली, एक जिस तरीके की सिंपैथी वेव, उसमें 414 के करीब कांग्रेस पार्टी की सीटें आई थी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी भी ग्वालियर से चुनाव हार गए थे माधवराव सिंधिया के हाथों और भाजपा केवल 2 सीटों पर रिस्ट्रिक्ट होकर रह गई थी। उस टाइम पर टीडीपी, एनटीआर के नेतृत्व वाले टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में 30 सीटें जीती थी। तो कांग्रेस के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा के अंदर थी, वो उस समय एनटीआर की तेलुगु देशम पार्टी थी, जिसे अब एनटीआर के दामाद एन चंद्रबाबू नायडू चला रहे हैं 1995 से। अब दूसरी बात एमजीआर की भी हमने कर ली। एमजीआर जो थे 1972 में उन्होंने पार्टी का गठन किया। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम डीएमके से अलग होकर ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम बनाई। पहले अन्ना डीएमके थी, बाद में इसमें एआई जोड़ दिया गया, यानी कि ऑल इंडिया। और पहला विधानसभा चुनाव, हालांकि इसमें थोड़ा सा फर्क है, पहला विधानसभा चुनाव एमजीआर ने हालांकि 1967 में ही जीत लिया था डीएमके के चुनाव चिन्ह पर।
तो ये एक थोड़ा सा डिस्टिंक्शन है इसमें कि विजय ने अभी पहला चुनाव जीता है, जो 2 पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट से चुनाव जीता, जिसमें उन्होंने त्रिची ईस्ट अब छोड़ दी है और पेरम्बूर को रिटेन किया है। तो एमजीआर पहले दूसरी पार्टी में रहे, डीएमके में रहे, फिर उन्होंने अपनी पार्टी एआईडीएमके बनाई और उसके बाद जो पहला चुनाव हुआ 1977 में, जो हम जिक्र कर चुके हैं, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। अरविंद केजरीवाल, उनका नाम भी लेना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई और बहुत कम टाइम के अंदर, जिसे कहा जाता है, अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। और मेरे ख्याल से ये सबसे कम समय था एक तरीके से देखा जाए जहाँ पे कि कोई मुख्यमंत्री इतने कम टाइम में पार्टी का गठन करके बन गया हो। और 2012 में पार्टी का गठन किया, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा उन्होंने, शीला दीक्षित को हराया, जैसा कि हम सब जानते हैं, नई दिल्ली विधानसभा से, जो 15 साल से मुख्यमंत्री थी, और आम आदमी पार्टी को 28 सीटें मिली। तो कुछ स्थिति विजय की तरीके से थी क्योंकि दिल्ली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 28 तो है नहीं, 36 का आंकड़ा है, जो 36 का आंकड़ा बहुमत का कह रहा हूँ, 36 का आंकड़े का वैसे कुछ और मतलब भी होता है। जी, बिल्कुल। तो कांग्रेस के 8 विधायकों ने तब उनको समर्थन दिया तो ये 36 के आंकड़े पे पहुंच गए और पहली बार मुख्यमंत्री बने। तो बिल्कुल पार्टी बनाकर पहली बार मुख्यमंत्री बने, बहुमत खुद का नहीं था, कांग्रेस का समर्थन लिया, 49 दिन, केवल 49 दिन मुख्यमंत्री रहे। लेकिन हाँ, उस लिस्ट में इनका नाम भी आना बनता है कि पार्टी बनाई, पहला चुनाव जीता और मुख्यमंत्री बने। आसाम की अगर बात करें तो 33 साल के बिल्कुल प्रफुल्ल कुमार महंता का आप नाम जिक्र करिए। बिल्कुल, हाँ। प्रफुल्ल कुमार महंत 33 साल की उम्र में ही असम के मुख्यमंत्री बन गए थे। देखिए, आसू के जो एजिटेशन था ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का, उधर से प्रफुल्ल कुमार महंता निकले थे और इन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया था असम गण परिषद का अक्टूबर 1985 में, और बहुत जल्दी ही इनको कामयाबी मिली और असम गण परिषद ने पहली बार 1985 में ही जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, लगभग 67 सीटें 126 में से अपने दम पर जीती थी और सरकार बनी। प्रफुल्ल कुमार महंत उस समय सबसे यंग चीफ मिनिस्टर्स जो इंडिया में हुए उनमें से उनका नाम पहले नंबर पे आता है जी। तो 33 साल की उम्र में बन गए थे। इसके बाद प्रफुल्ल कुमार महंत एक बार और मुख्यमंत्री रहे थे और 1996 से 2001 के बीच तो 2 कार्यकाल उन्होंने कंप्लीट किए। तो इन्होंने भी जैसा कि है उस श्रेणी में आते हैं, पहली बार पार्टी बनाई, पार्टी बना के चुनाव लड़ा पहली बार और मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच गए। इसके अलावा जो हमने अभी नाम लिए, 4-5 नाम जो लिए, इसके अलावा एक नाम मैं जिक्र करना चाहता हूँ, नवीन पटनायक का। नवीन पटनायक को भी राजनीति का कोई खास अनुभव नहीं था। अभी हम उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जो या तो सिने स्टार थे या राजनीति में इतने परिपक्व नहीं थे। तो उसमें एक नाम नवीन पटनायक का भी आता है। देखिए, नवीन पटनायक ने जो पहला विधानसभा चुनाव लड़ा वो 2000 में लड़ा। बीजू जनता दल की स्थापना इन्होंने 1998 में की। बीजू पटनायक के पुत्र हैं। 1997 में बीजू पटनायक के निधन होने के बाद उड़ीसा में जो लोकसभा की सीट थी अस्का, वो खाली हुई और वहाँ पे जनता दल ने नवीन पटनायक को टिकट दिया और नवीन पटनायक उस सीट से बाईपोल में चुनाव जीत कर रहे। लेकिन उसके बाद 1998 में नवीन पटनायक ने अपनी खुद की पार्टी बनाई, बीजू जनता दल, और एनडीए के नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला है, जो 1998 में वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ये भी थी। नवीन पटनायक भी थे, बीजू जनता दल भी थी और उसके बाद वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे। लोकसभा का चुनाव जीता उन्होंने 1998 में, 99 में भी। लेकिन विधानसभा की जब हम बात कर रहे हैं तो विधानसभा का पहला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 2000 में लड़ा और इनकी पार्टी को खुद 68 सीटें मिली और 38 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। और इस तरीके से अगर देखा जाए, बिल्कुल इस श्रेणी में आते हैं। पार्टी बनाई, पहला विधानसभा चुनाव जो पार्टी ने फेस किया वो जीता, उसमें मुख्यमंत्री बने और 24 साल तक मुख्यमंत्री रहे। कोई इलेक्शन उसके बाद ऐसा नहीं रहा कि जिसमें नवीन पटनायक हारे हो। 2024 तक, 2024 में भारतीय जनता पार्टी उनको इलेक्शन हराने में कामयाब हुई और उन्होंने अपनी पहली सरकार वहां पर बनाई।
इसके बाद नाम आता है, अब मैं कुछ छोटे प्रदेशों के नाम ले लेता हूँ। अभी हमने काफ़ी बड़े प्रदेशों का जिक्र कर लिया जो इस श्रेणी में आते हैं। गोवा 1963 में दयानंद बांदोडकर ने महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी का गठन किया, एमजीपी का गठन किया, और बहुत ही जल्द, उस समय कोई राज्य नहीं था गोवा, गोवा के साथ दमन दीव भी जुड़े हुए थे। तो उस का जो पहला असेंबली का इलेक्शन, जिसे कहते हैं फर्स्ट एवर, जो वहाँ पे गोवा में चुनाव हुआ, उसमें दयानंद बांदोडकर की पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और इन्होंने वैसे चुनाव नहीं लड़ा था विधानसभा का, फिर भी इनकी पार्टी एमजीपी ने विधानसभा में अच्छा खासी जीत दर्ज की और ये मुख्यमंत्री बने। तो ये भी उस श्रेणी में आते हैं, उस कैटेगरी में आते हैं कि पहली बार इनकी पार्टी बनी, पहली बार इन्होंने विधानसभा का चुनाव उनकी पार्टी ने फेस किया और मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा एक हमारे बहुत ही छोटा प्रदेश है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है, सिक्किम। सिक्किम में दो ऐसे लोग रहे, राजनेता रहे, जिन्होंने अपनी अपनी पार्टी का गठन किया और बहुत जल्दी सत्ता के दरवाजे तक पहुंच गए। एक है नर बहादुर भंडारी। इन्होंने 1977 में सिक्किम जनता परिषद का गठन किया, और उसके बाद जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ 1979 का सिक्किम के अंदर, वहाँ पे ये सरकार बनाने में कामयाब रहे। 16 सीटें इनको आईं, एक इंडिपेंडेंट के साथ मिलकर इनको बहुमत मिला, और इन्होंने वहाँ पर सिक्किम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इन्हीं के जो चेले थे पवन कुमार चामलिंग, वो इनके खिलाफ गए। उन्होंने सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट की स्थापना की, एसडीएफ की स्थापना की, मार्च 1993 में की, और फिर 1994 में पवन कुमार चामलिंग, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, वो सत्ता में आ गए। यहाँ पे लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि पवन कुमार चामलिंग ने अपना पहला विधानसभा चुनाव, जैसे मैंने कहा, 1985 में ही जीत लिया था, क्योंकि नर बहादुर भंडारी के साथ थे, सिक्किम जनता परिषद में थे। फिर जब नर बहादुर भंडारी ने सिक्किम जनता परिषद की जगह सिक्किम संग्राम परिषद पार्टी बनाई, उसमें भी ये रहे। उसके बाद इन्होंने अपने आप को अलग किया नर बहादुर भंडारी से, पवन कुमार चामलिंग ने, और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट की स्थापना की। 1994 में विधानसभा का चुनाव जीता, और उसके बाद लगातार 25 साल तक, और ये मैं बता दूं लॉन्गेस्ट सर्विंग मुख्यमंत्री हैं अभी तक भारत के इतिहास में। नवीन पटनायक 24 साल कुछ रहे। नवीन पटनायक को इनका ही रिकॉर्ड तोड़ना था जिसमें वो चूक गए। अगर 24 का विधानसभा चुनाव जीत जाते तो पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ते, लेकिन ये रिकॉर्ड आज भी पवन कुमार चामलिंग के नाम पर है। 1994 से 2019 तक ये मुख्यमंत्री रहे, लगातार विधानसभा चुनाव जीतते रहे। इनके ही फिर एक चेले थे, जैसा अब ये चल रहा है गुरु चेला, उन्होंने, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, जो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट में थे, पीएस तमांग, उन्होंने सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा बनाया एसडीएफ से निकल के, लेकिन पहली बार में सफल नहीं हुए, तो उनका नाम इस कैटेगरी में वैसे नहीं लिया। दूसरी बार में वो सफल हुए थे। पहली बार में उनको 10 सीटें मिली थी, लेकिन सरकार नहीं बना पाए थे। तो सिक्किम से काफ़ी ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने कि अपनी पार्टी बनाई और मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गए। इसके अलावा अब मैं दो ऐसे लोगों का नाम लूँगा, और मेरे ख्याल से शायद दो आखिरी नाम मैं लूँगा, जो काफ़ी वेटरन्स हैं, जो काफ़ी राजनीति में पुराने खिलाड़ी रहे, और उसके बाद इन्होंने जो स्थापित पार्टियां थी उनसे अलग होकर अपनी पार्टियों का गठन किया और मुख्यमंत्री बने उन नई पार्टियों के साथ। एक नाम है एन रंगास्वामी का, जो अभी पुडुचेरी में फिर चुनाव जीत कर आए हैं। कांग्रेस से बहुत पुराना नाता रहा। सबसे पहले 1991 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता। मुख्यमंत्री भी कांग्रेस से रहे, लेकिन फिर अपनी पार्टी बनाई इन्होंने। कांग्रेस के साथ इनकी बनी नहीं। कांग्रेस के साथ 2011 में जिसे कहते हैं, इन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया, और 2011 में ही इन्होंने 2 महीने के बाद सत्ता हासिल कर ली। एआईएडीएमके के साथ गठबंधन किया 2011 में, और वहाँ मुख्यमंत्री बने। अब तो एनडीए में है, फिर से रिपीट हो रहे हैं लगातार। 2021 में भी चुनाव जीता, अब 2026 में भी चुनाव जीत लिया है। तो एआईएनआरसी जो इन्होंने पार्टी बनाई, पार्टी बनाकर ये भी मुख्यमंत्री बहुत जल्दी बन गए थे। हालांकि डिफरेंस ये है कि पहले भी मुख्यमंत्री रहे थे, कांग्रेस पार्टी से रहे थे।
और आखिरी नाम इसमें जो अब मैं जोड़ना चाहता हूँ वो है मुफ्ती मोहम्मद सईद। अब कहेंगे कैसे मुफ्ती मोहम्मद सईद, बहुत बड़ा नाम है ये तो। और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पहला विधानसभा चुनाव भी 1962 में जीता था। देखिए मुफ्ती मोहम्मद सईद इसमें क्वालिफाई इस तरीके से करते हैं कि उन्होंने भी जो अपनी पार्टी बनाई खुद की, जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस से अलग होकर बनाई, जनता दल में भी रहे थे, गृह मंत्री भी रहे थे विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में। जो इन्होंने जे की पीडीपी बनाई, पीडीपी की गठन के बाद तो नई पार्टी तो बनाई इन्होंने, उस गठन के बाद इनको 16 सीटें मिली। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं थे ये, ना खुद को बहुमत मिला था, लेकिन वैली में जब इन्होंने 16 सीटें जीती कश्मीर की तो कांग्रेस ने इनको सपोर्ट किया और ये मुख्यमंत्री बने। तो इस तरीके से ये भी क्वालिफाई करते हैं कि जो नई पार्टी बनाई, नई पार्टी बनाकर जो पहला विधानसभा चुनाव फेस किया उसमें ये मुख्यमंत्री बन गए। जी, तो जी। ये मैंने कुछ वेटरन्स का भी नाम आपको बता दिया है। तो तकरीबन यही लोग थे दक्षिण भारत में, और सिक्किम से आपको काफ़ी इसमें राजनेताओं के नाम देखने को मिले। जी बिल्कुल। वरुण, अभी जैसे आपने नाम लिया एन रंगास्वामी, मुफ्ती मोहम्मद सईद, ये सारे जो नेता थे, ये सारे अनुभवी नेता थे। तो हम कह सकते हैं इनकी जो व्यक्तिगत छवि है वो पार्टी से कई ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसीलिए उनका विधानसभा इलेक्शन में जीतना अहम था और हो गया, जीत पाए। ये बात सही है। देखिए जहाँ तक दक्षिण भारत की बात अगर की जाए तो वहाँ पे कल्ट पॉलिटिक्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलती है। एमजीआर का हमने जिक्र किया, एनटीआर का जिक्र किया, जयललिता का नाम लेना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा यहाँ पर। और जिस तरीके की पॉलिटिक्स वहाँ पे होती, भगवान के तौर पर जिस तरीके से पूजा की जाती है वहाँ पर राजनेताओं की, अभिनेताओं की, जो राजनेता बन गए, अभिनेत्रियों की, तो ये एक अपने आप में एक अजूबा ही है। मतलब इस हद तक लोग दीवाने हो जाते हैं और इस तरीके से अपने आप को जोड़ लेते हैं उनके साथ कि पहली बार ही इलेक्शन लड़ रहे हैं और पहली बार ही पार्टी बनाई है, पहली बार ही दावा कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और बन भी जाते हैं। तो ये एक बात है। जहाँ तक क्षेत्रीय राजनीति का सवाल है, ज़्यादातर जो मैंने नाम ली है ये ज़्यादातर क्षेत्रीय राजनीति में ही सक्रिय रहे। और अगर मैं अरविंद केजरीवाल को छोड़ दूं तो कोई और जितनी भी पार्टियों का जिक्र मैंने किया, चाहे एआईडीएमके हो, वर्तमान में टीवीके हो, या पहले टीडीपी हो, पीडीपी हो, एजीपी हो, या फिर बीजेडी हो, ये सारी की सारी पार्टियां जो हैं ये एक क्षेत्र तक सीमित ही रही हैं। सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो कि एक नेशनल पार्टी बनकर उभरी है। बाकी सारे जितने ये भी मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने ज़्यादातर जो है वो क्षेत्रीय राजनीति को ही बढ़ावा दिया, जिसे रीजनल आइडेंटिटी कहा जाता है, रीजनल पॉलिटिक्स, क्षेत्रफों की राजनीति, उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। ये बात ज़रूर है कि इन पार्टियों का दखल राष्ट्रीय राजनीति में भी रहा। जिस तरीके से 1998 में हो या 1996 में हो, चंद्रबाबू नायडू ने सरकार बनाने में, जिस तरीके से टीडीपी ने सरकार बनाने में, इवन 1989 की अगर मैं बात करूं, उस समय भी टीडीपी, जब एनटी रामाराव जिंदा थे, उन्होंने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में भी दखल दिया। जैसा कि मैंने कहा, बीजू जनता दल वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स रहा एनडीए का। तो राष्ट्रीय राजनीति में भी कहीं ना कहीं इन लोगों ने अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन फोकस हमेशा अपनी रीजनल आइडेंटिटी को बरकरार रखना है। और इन दलों ने, ज़्यादातर दलों ने अपनी रीजनल आइडेंटिटी को, अपनी जो क्षेत्रीय जो पहचान है उसको छोड़ा नहीं, उससे पीछे नहीं हटे। और मुझे लगता है कि विजय भी शायद, अब देखना होगा आगे कैसी उनकी राजनीति रहती है, लेकिन फिलहाल तो कंप्लीट फोकस मुझे विजय का तमिलनाडु और पुडुचेरी पे ही लगता है। वरुण, कोई पॉलिटिकल पार्टी आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस टाइम पे जो टीवीके जैसी बन सकती है आने वाले समय में? देखिए, ऐसा तो मेरे दिमाग में अभी कोई ऐसा नाम नहीं आ रहा है कि बन सकती है। कोई प्रिडिक्शन भी अभी करना ठीक नहीं होगा कि कौन आना चाहता है, नहीं आना चाहता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि, ऐसे ही मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे भी इसका जवाब नहीं पता। विजय की इस प्रदर्शन के बाद रजनीकांत क्या सोच रहे हो कि राजनीति में आना चाहिए था, या जो उनका डिसीजन था कि नहीं आया मैं, चाहे किन्हीं कारणों से भी नहीं आए, तो रजनीकांत के दिमाग में क्या चल रहा होगा, ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात है।
जी बिल्कुल। अब आने वाले समय में देखना होगा कि कैसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज उभर करके आती हैं, लेकिन ये बात तो बिल्कुल साफ है कि ये जो राजनीति में कहना है कि कई साल मेहनत और कई इलेक्शन लड़ने पड़ते हैं, ये कहीं ना कहीं बात यहाँ डिफीट होती हुई नजर आ रही है। आप देखते रहिए अनएडिटेड। धन्यवाद।